नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। जिटिए चुनावको विरोधमा विमल गुरुङले सुरु गरे आमरण अनसन। जिटिए चुनाव होइन, जिटिए सम्झौता अनुरूप डुवर्सका 396वटा मौजा जिटिएमा अन्तर्भुक्त गर्नुपर्ने विमल गुरुङको माग। नेपाली साहित्य अध्ययन समिति दार्जिलिङको 96औं स्थापना दिवस एवं सम्बर्धना कार्यक्रम सम्पन्न। कार्यक्रममा सांसद राजु विष्टको विशेष उपस्थिति। जिटिए चुनाव नभएर गोर्खाहरूलाई किन्ने टेन्डर रहेको राजु विष्टको भनाई। पश्चिम बङ्गाल धार्मिक अल्पसङ्ख्यक आयोग अध्यक्ष कालेबुङ भ्रमणमा। अनि गभर्मेन्ट पेन्सनर्स एसोसिएसनको वार्षिक आमसभा सम्पन्न। जिटिए चुनावको विरोधमा विमल गुरुङले आमरण अनसन सुरु गरेका छन्। जिटिए चुनाव होइन, जिटिए सम्झौता हुँदा छोडिएको तराई डुवर्सको 396वटा मौजा जिटिएमा अन्तर्भुक्ति गरी पहाडमा पुनः त्यही जिटिए लागू गरिनुपर्ने माग गर्दै गोजामुमोका युवा कार्यकर्ताहरू टोकन अनसनमा उत्रेका थिए। उक्त अनसनबाट पनि राज्य सरकारले कुनै पहल नचालिए मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले आमरण अनसनमा उत्रने अगावै घोषणा गरेका थिए। यता युवा मोर्चाको अनसन चलिरहे तापनि जिटिए चुनाव अधिकारी एआर वर्धनले 24 मईको दिन आगामी 26 जुनमा जिटिए चुनाव हुने घोषणा गरेका थिए, तर अधिसूचना आउन भने बाँकी नै छ। यता जिटिए चुनावको घोषणाको लगत्तै विमल गुरुङ आमरण अनसनमा उत्रेका हुन्। यता पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै विमल गुरुङले जिटिए चाहने व्यक्तिहरूलाई जवाब दिन जिटिए नचाहने व्यक्तिहरू अघि आउनुपर्ने अपिल गरेका छन्। नै उहाँले एउटा घोषणा गर्नुभयो कि जिटिए इलेक्सनको, त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो विषयहरूमा हामीले उहाँलाई बार भनेका छौँ कि तपाईँले यो दस्तावेज हेरेर तराईको डुवर्सको 396 मौजाको विषयहरू छन् जो अघिका दिनमा 2011को जुक्तीमा पनि यो चिज भएका थिए। त्यसै कारणले गर्दाखेरि 5वटा मौजा तपाईँले लिनुभएको थियो, त्यसलाई हामीले डिनाइ गरेका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो तराई डुवर्सको मौजालाई अन्तर्भुक्त गर्नको लागि हामीले बार क्लेम गरिरहेको छौँ, किन अन्याय भएको छ तराईलाई, अन्याय भएको छ डुवर्सलाई। यही चिजको लागि आज मैले कराइरहेको छु। तर यहाँ पहाडको 2-4 जना नेताहरू जसले चाहिँ खालि चियर र पावर पैसामा मात्र राजनीति गर्छ, ती व्यक्तिहरूले चाहिँ आज जिटिए चाहिरहेको छ। अनि जिटिए आज हामीले 2017मा जुन मोटर स्ट्यान्डमा मचिस पे आज बालेर जलाउने व्यक्तिले पनि आज जिटिए मान्दैछ। हामीलाई लाज लागिरहेछ। जुन एउटा गोर्खाको छोरा स्वाभिमानलाई लिएर काम गर्ने त्यो छोरा हो भने आफ्नो गरिमा कहिले पनि बेच्नु हुँदैन। अरू पार्टीहरू छन् जसले चाहिँ जिटिए चाहँदैनन्, जसले जिटिए चाहन्छन्, त्यो जिटिए चाहनेलाई जिटिए नचाहने व्यक्तिले चाहिँ अब कसरी जवाब दिनुपर्छ, त्यसको रणनीति बनाउनको लागि अघि आउनुपर्छ। त्यसको लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। नेपाली साहित्य सम्मेलन दार्जिलिङको आयोजनामा 98औं स्थापना दिवससितै सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रम डाक्टर सीके राईको अध्यक्षता अनि लोकसभा सांसद राजु विष्टको प्रमुख अतिथि, साहित्य अकादमी नेपाली भाषा परामर्श समिति संयोजक डाक्टर जीवन नामदुङ, साहित्य अकादमी नेपाली भाषा परामर्श समिति पूर्व संयोजक प्रेम प्रधान, सम्मानित व्यक्तित्व क्रमैले शङ्करदेव ढकाल, मधुसूदन विष्ट, गङ्गामाया थापा, नेसास पूर्व अध्यक्ष गोपीचन्द्र प्रधानको विशिष्ट आतिथ्यमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। कार्यक्रममा पूर्व अध्यक्षगण र सम्मेलन पुरस्कृत प्रतिनिधिमा श्रद्धा अर्पण गरियो। कार्यक्रममा दिवंगत साहित्यकार कर्ण थामीप्रति अभिनन्दनसितै वरिष्ठ व्यक्तित्वद्वय शङ्करदेव ढकाल अनि मधुसूदन विष्टलाई अतिथिहरूको बाहुलीबाट सम्बर्धना पनि जनाइएको छ। दायित्वहरू सुम्पिँदै अङ्गवस्त्र प्रदान गरिरहेका छौँ। नेपाली साहित्य सम्मेलन साह्रै गौरवान्वित गर्छ। यहाँको उपस्थिति र यहाँको कार्य निरन्तरताको लागि नेपाली कार्यक्रममा गायिका सोनु राईद्वारा गीतहरू प्रस्तुत गरियो भने उपस्थित कविहरू क्रमैले एम पथिक पुलबजार, सीताराम काफ्ले कालेबुङ, गोकुल रसाइली मिरिक, सुकराज दियाली सिलगढी, उषा किरण सत्यदर्शी खरसाङ, शङ्कर प्रधान डुवर्सबाट कविता प्रस्तुत गरियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा नेपाली साहित्य सम्मेलनका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकुमार राईबाट अध्यक्ष सम्बोधन राखेपछि आयोजकद्वारा धन्यवाद ज्ञापन
गरी कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो। सांसद राजु विष्टले विलुप्त हुँदै गइरहेको नेपाली भाषाको जगेरा गर्न यस्ता संस्थाहरू हुन अनिवार्य रहेको बताए। भाषालाई बचाइराख्न यस्ता संस्थाहरूलाई जोड्न अनि उक्त संस्थासित राजनैतिक अथवा गैर राजनैतिक संस्थाका मानिसहरू जोडिन आवश्यक रहेको पनि जनाए। नेपाली साहित्य सम्मेलन 98 इयर्स 98 साल पूरे हो गए और 100 वर्ष की ओर आगे तेजी से बढ़ रहा है। और मैं संपूर्ण भारतवासी, विशेष करके 1.5 करोड़ गोरखाओं की ओर से इन संस्था के सभी पूर्व के जितने भी संस्थापक थे या अभी के जो सदस्य, उन सबको मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि हम सब 1.5 करोड़ गोरखाओं को एक करके रखने का प्रयास जो इनकी तरफ से हो रहा है वो अपने आप में अतुल्य है। और मुझे लगता है कि विशेष करके हम सब जो गोरखा समाज के लोग हैं, मुझे लगता है ऐसे संस्थाओं की हमें बहुत आवश्यकता है कि आने वाले समय में जिस तेजी के साथ हमारी भाषा विलुप्त होती जा रही है, हमारी पीढ़ी कम बोल पाती है, मुझे लगता है उसके लिए ये एक मतलब एग्जाम्पल होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है ऐसे संस्थाओं के साथ हम सब व्यक्ति, चाहे वो राजनीति या सामाजिक या आर्थिक रूप से कहीं से भी हम ऐसे संस्था के साथ जुड़े, हमारी समाज के लिए बहुत अच्छा और होगा। अर्कोतिर विष्टलाई जिटिए बारे प्रश्न गर्दा जिटिए आफूहरूको विषय नरहेको तर राज्यको मुख्यमन्त्रीले गोर्खाहरूमाथि बुलडोजर चलाएर अन्याय गर्दै जिटिए चुनाव गराइरहेको बताए। त्यसमा उनको बुद्धि भ्रष्ट भएको पनि उनले बताएका छन्। उनले यो जिटिए चुनाव नभएर गोर्खाहरूलाई किन्ने एउटा टेन्डर रहेको बताएका छन्। रही बात जीटीए नोटिफिकेशन, मैंने कल सुना कि शायद उसका नोटिफिकेशन आज जारी हो रहा है। मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि जीटीए न कभी हमारा विषय था, न कभी ये हमारा विषय रहेगा। और आज ममता दीदी बुलडोजर चला करके गोरखाओं के ऊपर में अन्याय करके जीटीए चुनाव कराना चाहती है, तो मैं इतना ही कह सकता हूं उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, मुझे उसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। जहां तक जीटीए का सवाल है, ये कोई चुनाव हो ही नहीं सकता। कोई चुनाव ऐसे होता है क्या जिसके कम से कम जो कॉलेज के चुनाव होते हैं उसमें ज्यादा रूल्स रेगुलेशन ज्यादा फॉलो होते हैं। यहाँ एक जो है एसडीओ बैठ के चुनाव करा लेता है और घोषणा कर देता है, और चुनाव वोट डालने के बाद 3 दिन तक जो है पता नहीं चलता कहां जाके काउंटिंग होगा, कौन उसको खोलेगा, कौन एजेंट होगा। सो ये सब जो है छलावा है। मैं इतना ही कहता हूं, जीटीए चुनाव न हो करके ये गोरखाओं को दोबारा से एक बार खरीदने के लिए ये एक टेंडर प्रोसेस है, और जो भी बिकने के लिए तैयार है, मुझे लगता है उसके लिए इस टेंडर में भाग लेना चाहिए। जो नेता बिकने को तैयार नहीं है या जो जाति को खड्डे में नहीं डालना चाहता, मुझे लगता है उसको विरोध में खड़ा होना चाहिए। और भले ही हमारा शत्रु हो, हमारा मित्र हो, कोई भी हो, जाति के साथ, गोरखाओं के साथ खड़ा रहेगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से भी दोबारा निवेदन करता हूं, आपको 10 बार सोचना चाहिए। अगर आप ईमानदार हो, आप पंचायत चुनाव कराओ, किसने रोका है? आप महकमा परिषद करा सकते हो, लेकिन दार्जिलिंग में पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहते। और अब तक 2000 से लेकर के 22 तक 2200 करोड़ रुपए का घाटा और विकास के काम नहीं हुए हैं। अगर उतनी चिंता आपको विकास के, आप चुनाव कराओ ना, पंचायत का चुनाव। किसने मना किया है? हम भाग लेंगे उसमें, हम भी चुनाव लड़ेंगे, सारी जनता उसमें चुनाव लड़ेगी। लेकिन अगर 3 लोगों को नेता बनाने के लिए आप चुनाव कराओगे, कानून के तहत या सड़क पे उतर करके जो भी विरोध करना होगा मैं करूंगा। क्योंकि इस बार मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, गोरखाओं को खड्डे में डालने का जो प्रयास हो रहा है, एटलीस्ट मैं सांसद रहते हुए, मैं जीवित रहते हुए ये काम मैं होने नहीं दूंगा। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करता हूं। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से भी निवेदन करता हूं। हालांकि मैं अपने तौर पे बात कर रहा हूं, मुझे लगता है अब किसी भी समाधान के लिए जो देरी हो रही है ये भी उचित नहीं है। और मैं तो इसको इस तरह से भी देखता हूं, अच्छा हुआ हम सब सो रहे थे, अच्छा हुआ था पहाड़ के नेता बहुत सारे सो रहे थे, और आज एकाएक ममता दीदी के कारण सब लोग जग गए हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में गोरखाओं का भविष्य उज्जवल है, सुनिश्चित मैं करूंगा। खुद वो जीटीए इलेक्शन के अगेंस्ट में अनशन पे उतर गए, इस बारे में आपके रिएक्शन क्या है? देखिए, मैं उनके साथ खड़ा हूं। मैं एक बात आपको बता रहा हूं, कल मान लो अनित थापा जी अनशन पे बैठ जाते हैं, जीटीए का विरोध करता हूं, मैं उनको खदा पहनाने जाऊंगा। मेरी लड़ाई अनित थापा, विमल गुरुंग या अजय जी से नहीं है। मेरी लड़ाई
पश्चिम बंगाल की सरकार की हमारे खिलाफ गलत नीतियों से है। पश्चिम बंगाल के लोगों से लड़ाई नहीं है, पश्चिम बंगाल की सरकार से भी नहीं है, उनकी गलत नीतियों के ऊपर मेरा जो है उसमें मेरा मत अलग है। इसलिए कोई भी व्यक्ति दार्जिलिंग से जो प्रेम करता है, दार्जिलिंग से जो लगाव रखता है, तराई डूवर्स से जो प्रेम करता है, उसके पक्ष में अगर कोई आदमी अनशन पर बैठता है, मेरी सहानुभूति भी है, मेरा सहयोग भी है, मैं उसको खदा पहनाने भी जाऊंगा। मैं आपके माध्यम से ये बात कह रहा हूँ। पश्चिम बंगाल धार्मिक अल्पसंख्यक आयोगका अध्यक्षद्वारा कालेबुङ जिल्लाको भ्रमणका साथै सम्बन्धित पक्षलाई लिएर ट्रेजरी हलमा बैठक सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा अल्पसंख्यक राज्य आयोग अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर ममताज सङ्घमिता मुख्य रूपमा उपस्थित रहेकी थिइन्। यसरी नै जिल्लापाल आर बिमला, अतिरिक्त जिल्लापाल तोप्देन लामा, आयोग सदस्य विकास बरुवा, अध्यक्षका निजी सचिव शुभश्री बसु, जिल्ला पुलिस अधीक्षक अपराजिता राई, विधायक रुदेन साता लेप्चा लगायत विभिन्न विभागीय अधिकारी, अल्पसंख्यक स्कुलका प्रतिनिधि आदिको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा कालेबुङ जिल्लामा अल्पसंख्यकहरूको हित र अन्य कल्याणकारी योजना, छात्रवृत्ति, एकलव्य योजना, स्वनिर्भर समूह मार्फत पाइने सहुलियत आदिबारे व्यापक छलफल र समीक्षा गरिएको थियो। यसैबीच पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष ममताज सङ्घमिताले कालेबुङ जिल्लामा विभाग मार्फत के कस्तो रूपमा कामकाज सञ्चालन हुँदैछ सो विषय समीक्षा गर्दा सन्तोषजनक रहेको बताएकी छन्। देखभाल की बात है। हाँ, आप हिंदी में बोले इसलिए हिंदी तो उतना अच्छी नहीं है मेरी, तो एनीवे तो इसमें रिजल्ट्स जो है जैसे कि हेल्थ का बारे में भी हो, एजुकेशन का बारे में भी हो, थोड़ा सा नौकरी में माइनॉरिटी का पार्टिसिपेशन में भी हो, ये सब में थोड़ा सेटिस्फैक्टरी इफेक्ट है। मतलब बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ है नहीं इधर। यसरी नै जिल्लापाल आर बिमलाले कालेबुङमा विभिन्न योजना मार्फत धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको कल्याणकारी योजना चलिरहेको र आयोगकी अध्यक्ष कालेबुङ भ्रमणबारे जानकारी दिएकी छन्। To Kalimpong to see all the programs and to review the progress of the development made for the minorities here. हम लोग हर एक डिपार्टमेंट से जो हम लोग किया था उसका कमीशन के सामने हम लोग प्रेजेंट किया था। कमीशन ने और भी कुछ इश्यूज में इम्प्रूव करने के लिए एडवाइस दिया है, वो सभी को हम लोग फॉलो करेंगे। विशेष गरेर जिल्ला गठन भएपछि जिल्लापाल कार्यालय अधीनस्थ अल्पसंख्यक विभागले विभिन्न माध्यमले धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायलाई सहुलियत प्रदान गरिरहेको बताउँदै जिल्ला अल्पसंख्यक अधिकारी हेमन्त सेवाले सभा विशेष थप जानकारी दिएका छन्। गभर्मेन्ट गाइडलाइन्स अनुसार सक्दो उनीहरूले फेसिलिटिजहरू पाएको छ कि छैन, कुनै कुनै असुविधा छ कि छैन भनेर उहाँहरूले त्यो स्टडी भिजिट गर्न आएको। सरकारी जति पनि फेसिलिटी छ माइनोरिटीलाई जुन प्रोभाइड गरेको छ त्यसको निम्ति कता के हाम्रो डिपार्टमेन्टबाट जुन चाहिँ माइनोरिटिज डिपार्टमेन्ट, डिस्ट्रिक्ट माइनोरिटी डिपार्टमेन्टबाट उहाँ माइनोरिटिजहरूलाई क्रिस्चियन, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, पार्सी, सिख, जैनहरूलाई लोन प्रोभाइड गरिरहेको छ। टर्म लोन छ, ग्रुप लोन छ, त्यहाँदेखि डिस्ट्रिब्युट माइनोरिटी वुमन रिहेबिलिटेसन प्रोग्रामबाट घरहरू बनिरहेको छ। ठुल्ठुलो सानोतिनो साथै ठुल्ठुलो स्किमहरू पनि भइरहेको छ, डेभलपमेन्टल स्किमहरू भइरहेको छ। कम्युनिटी हलहरू बनिएको छ, सदभाव मण्डपहरू बनिएको छ, कर्मतीर्थ हाटहरू बनिएको छ। साथै अझै हाम्रो डिपार्टमेन्टबाट उहाँहरूको निम्ति जहाँ माइनोरिटी प्रबल पपुलेटेड एरियाहरू छ वहाँ खानापानीको प्रबन्ध, बाटोघाटोको प्रबन्धहरू गरिदिने स्किमहरू दिइरहेको छन्। हामी त्यो अब बिस्तारै त्यो अब डिस्ट्रिक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी यहाँ फुल फ्लेजेडली यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्न गइरहेको छौँ, भइरहेको छ अनि अझै भविष्यमा गरिन्छ। धन्यवाद। गभर्मेन्ट पेन्सनर्स एसोसिएसन कालेबुङको 44औं स्थापना दिवस एवं वार्षिक आमसभा दिशा हलमा सम्पन्न गरिएको छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष सीबी थापाको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा कुमार भूषाल, दिपरानी ठकुरी मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यसरी नै संरक्षक सीके प्रधान, उपसभापति जोन चामलिङ, सल्लाहकारहरू एनएन प्रधान, बीबी बस्नेत, जेके पराजुली लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। एसोसिएसनका दिवंगत सदस्यहरूको आत्मशान्ति हेतु
1 मिनटको मौन धारण गरी कार्यक्रमको थालनी गरिएको थियो। कार्यक्रममा मूल सचिव मदन आर राईले परिचयात्मक वक्तव्य राखेका थिए। यसैबीच गभर्मेन्ट पेन्सनर एसोसिएसनको वार्षिक पत्रिका स्वर्णयुगको सिके प्रधान अनि सीबी थापा लगायत अन्य अतिथिहरूको बाहुलीबाट विधिवत रूपमा विमोचन गरिएको थियो। यसरी नै कार्यक्रममा 80 वर्ष माथिका वयोवृद्ध सदस्यहरूलाई प्रशस्ति पत्रसहित सम्बर्धना जनाएको थियो। विशेष गरेर हाइवे क्षेत्रमा दुर्घटनामा परेका व्यक्तिहरूलाई बचाउ कार्यमा निरन्तर सेवा दिइरहे बापत टिस्टा रङ्गीत रेस्क्यु सेन्टरकी समाजसेवी शान्ति राईलाई एसोसिएसनको पक्षबाट सम्बर्धना जनाएको थियो। यसरी नै वार्षिक आम सभामा सचिवले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए भने कोषाध्यक्षद्वारा हरिसाबारे जानकारी गराइएको थियो। प्रतिवेदन र गत सभा विषय चर्चा परिचर्चा गरी यसलाई अनुमोदन गरिएको थियो। यसरी नै विभिन्न सङ्घ संस्था र अन्य विभिन्न क्षेत्रका कलाकारहरूद्वारा गीत नृत्य आदि प्रस्तुत गरेर कार्यक्रममा मनोरञ्जन प्रदान गरिएको थियो भने टिएन सुवेदीद्वारा कविता वाचन गरिएको थियो। कार्यक्रम विशेष सभापति सीबी थापाले थप जानकारी दिएका छन्। कालेबुङ क्षेत्रका वरिपरि नागरिक म्युनिसिपालिटी एरियाका रिटायर्ड पर्सन्सहरू साथसाथै बाहिर चाहिँ हाम्रो मनसङमा रङ्गुमा यता तोदे ताङता उहाँतिर पनि हाम्रो सदस्यहरू छन्। अनि मनसङ र रङ्गुमा त युनिट नै पनि खोलेका छौँ हामीले। यो चाहिँ हामी स्थानीय गर्ने काम हो र यसमा पेन्सनर्सको लागि जुन चाहिँ गर्नुपर्ने काम हुन्छ। अब यसै त सरकारले दिएको पेन्सन त्यो सबैको नपाइरहेकै हुन्छ तर कहिलेकाहीँ अब पेन्सनर्सको पनि सुविधाहरू आइपुग्छ कहिलेकाहीँ कतिवटा कागजी कुरोले गर्दाखेरि सरकारी काम कुरोले गर्दाखेरि र अब यो एक्लैले लड्नु नसके कतिवटा कुरो हुन्छ र साङ्गठनिक रूपले लड्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा केसहरू हामीले सुझाउन सकेका पनि छौँ र उनीहरूलाई सुविधा दिनु पनि सकेका छौँ र हाम्रो कार्यक्रम हाम्रो काम चाहिँ यस्तै प्रकारले नै अवकाश प्राप्तहरूलाई असुविधामा पर्दाखेरि चाहिँ सहयोग गर्ने कामहरू भइरहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई भने यति नै। अन्य खबरहरूसित जोडिरहन हेर्दै गर्नुहोला केटिभी कालिम्पोङ।